एवरीबॉडी वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। मैं राहुल गुप्ता आपसे स्वागत करता हूं। दोस्तों, एडुटीरिया का जो प्रैक्टिस सेट हमारा चल रहा है 66वीं बीपीएससी के लिए, वो सेट नंबर 9 तक हमने कल कंप्लीट करा दिया। आज मैं आपके सामने हाजिर हूं एडुटीरिया का सेट नंबर 10 लेके। तो इस जो सेट का कट ऑफ होगा वो होगा 96 मार्क्स। 96 मार्क्स इस सेट का कट ऑफ होगा। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपने कट ऑफ मार्क्स को पार किया या नहीं किया, या व्हाट इज योर स्कोर। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए आज का जो हम ये सेट है स्टार्ट करते हैं। लेट मी फर्स्ट जूम फॉर यू। ओके, यस, दैट्स गुड, लेट्स गो। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, समवर्ती सूची के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा विषय शामिल नहीं है। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जन व्यवस्था। ठीक है, तो शिक्षा, वन, परिवार नियोजन समवर्ती सूची के विषय हैं, और जन व्यवस्था जो है ये राज्य सूची में आता है। राइट, नेक्स्ट देखते हैं, 2 देख लें हम। तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपनी लेखा परीक्षण रिपोर्ट निम्न में से किसे सौंपता है। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति को। ठीक है, चलिए 3 देख लेते हैं हम। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करेगा। ये जो कथन है ये संविधान के किस अनुच्छेद में लिखित है ये बताना है। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना। तो आर्टिकल 75 में जो है इसमें लिखा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। ठीक है, मतलब स्वेच्छा से वो नहीं करेंगे, प्रधानमंत्री की सलाह पर ही करेंगे। नेक्स्ट 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए निर्धारित योग्यता के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। वह जन्म से भारत का नागरिक हो, यहाँ हो जाएगा। ठीक है, और 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। थर्ड है, राज्यसभा का सदस्य चुने जाने का योग्य हो। और फोर्थ है, किसी लाभ के पद पर ना हो। तो सर करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो और किसी लाभ के पद पर ना हो, यानी कि ए इज आवर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो भारत का राष्ट्रपति होने के लिए जन्म से नागरिक होना आवश्यक नहीं है। यहाँ पे ये जो है ना, ये बहुत लोग इसमें कंफ्यूज होंगे कि वो जन्म से भारत का नागरिक भारतीय हो, ये ऐसा कोई भी कंपलसरी नहीं है, लिखा नहीं गया है। ठीक है, तो भारत का राष्ट्रपति होने के लिए जन्म से नागरिक होना आवश्यक नहीं है, जैसे कि अमेरिका में भी ये प्रावधान है, ये याद रखें आप लोग। तो उम्मीदवार जो है कि लोकसभा सदस्य चुने जाने की योग्यता होनी चाहिए। यहाँ पे ये बात है, लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता होनी चाहिए, राज्यसभा का सदस्य चुने जाने की योग्य हो, ये क्राइटेरिया नहीं है। तो हमारा 2 सही हो जाएगा। ठीक है, कि उसकी 35 वर्ष की आयु पूर्ण हो चुकी हो, ये सही है, और किसी लाभ के पद पे ना हो, ये सही है। पागल या दिवालिया ना हो, ये सब तो खैर है ही। ठीक है, 5 देख लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी करने की परिस्थितियों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। ठीक है, तो अध्यादेश जारी करने के जो परिस्थितियां होती हैं वो है, सरकार के समक्ष आकस्मिक परिस्थिति विद्यमान हो, और दूसरा है संसद के दोनों सदन अथवा एक सदन सत्र में ना हो, तब जो है राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की परिस्थिति के संबंध में ये करेक्ट कथन हो जाएगा। ठीक है, संसद के दोनों सदन सत्र में ना हो, दोनों सदनों या अथवा कोई एक भी सदन सत्र में ना हो, और दूसरा सरकार के समक्ष आकस्मिक परिस्थितियां विद्यमान हो। ठीक है, चलिए 6 देख लें हम। 6 है हमारा, लोक अदालतों की स्थापना पहली बार निम्नलिखित में से किस राज्य में हुई। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात में। ठीक है, 1982 में ये हुआ था। 7 देख लेते हैं हम, शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत निम्नलिखित में से किस राजनीतिक विचारक ने दिया। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मांटेक्यू ने। ठीक है, तो शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत मांटेक्यू द्वारा ये दिया गया था। 8 हम देख लेते हैं। 8 है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में कौन सी विशेषता व्यवस्था संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा हमारा करेक्ट। तो संयुक्त राज्य अमेरिका जो है ना, उसके संविधान से मूल अधिकार जो है न्यायिक पूर्णाविलोकन का लिया गया है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता का लिया गया, और भारतीय संविधान में जो है न्यायिक पूर्णाविलोकन और न्यायिक स्वतंत्रता। ठीक है, पूर्णाविलोकन सिद्धांत और स्वतंत्रता का सिद्धांत ये अमेरिका के संविधान से इसको कॉपी पेस्ट किया गया है, ग्रहण किया गया है, जबकि संसदीय विशेषाधिकार जो है ये ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, ये ब्रिटेन से लिया गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं 9। भारत में पहली बार केंद्र सरकार के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, कब। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1963 में। तो पहली बार 1963 में नेहरू सरकार के अगेंस्ट लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था।
10 देख लेते हैं हम। यदि बजट में कार्य विशेष के लिए स्वीकृत धन इस वित्तीय वर्ष में कम पड़ जाता है तो सरकार लोकसभा में निम्न अनुदान की मांग प्रस्ताव पेश करता है। अगर इस बजट ईयर में सरकार का जो बजट अलॉट हुआ वो कम अगर पड़ जाता है तो सरकार इनमें से कौन सा प्रस्ताव संसद में पेश करेगा जिससे कि उसका बजट और बढ़ा दिया जाए। यहाँ पे ये पूछा जा रहा है। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनुपूरक अनुदान। ठीक है, तो यदि बजट में कार्य विशेष के लिए स्वीकृत जो धन होता है इस वित्तीय वर्ष यानी कि इस फाइनेंशियल ईयर में जो धन मिला है वो अगर कम पड़ जाता है तो सरकार जो है लोकसभा में अनुपूरक अनुदान की मांग कर सकता है। ठीक है, प्रस्ताव ये पेश कर सकते हैं। ये प्रावधान है, दिया गया है हमारे संविधान में। निम्नलिखित में से निर्धारित करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है। कौन ये निर्धारित करता है? करेक्ट हो जाएगा स्पीकर, लोकसभा स्पीकर। ठीक है, यहाँ पे याद रखें लोकसभा का अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है? अब तक कितनी बार टोटल लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त बैठक का आयोजन किया गया है? करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, टोटल 3 बार। 108 में ये प्रावधान दिया गया, आर्टिकल 108 कि राष्ट्रपति दोनों सदनों का संयुक्त बैठक बुला सकता है। पहला संयुक्त बैठक जो है ये दहेज निषेध विधेयक जो है इसके लिए 1959 में हुआ था, जिसमें कि मतभेद होने के बाद 6 मई और 9 मई 1961 में भी आयोजित की गई थी। ठीक है, सेकेंड जो संयुक्त बैठक हुई थी वो बैंककारी सेवा आयोग निरसन के अगेंस्ट हुआ था, जिसमें विधेयक 1977 को राज्यसभा द्वारा अस्वीकार कर दिए जाने के बाद ये हुआ था, और फिर इसके बाद 16 मई 1978 में इसकी बैठक हुई थी, सेकंड वाली। थर्ड जो संयुक्त बैठक हुई थी वो लोकसभा द्वारा पारित हो गया था लेकिन राज्यसभा द्वारा अस्वीकृत हो गया था। कौन सा ये था एक्ट? वो था प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, यानी पोटो के स्थान पर प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म बिल ये लाने का 2002 में विचार करने के प्रस्ताव संबंध में 26 मार्च 2002 को इसका आयोजन किया गया था। तो अब तक टोटल 3 बार हो चुका है। नेक्स्ट पढ़ेंगे 13। राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा संसद के अनुमोदन के बिना कितने समय तक लागू रह सकती है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, तो संसद के अनुमोदन के बिना राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा 1 माह तक लागू रह सकती है। 14 देख लेते हैं हम। राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल होने के बाद उपरांत राष्ट्रपति द्वारा किस अनुच्छेद के तहत संवैधानिक आपातकाल की घोषणा की जाती है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 356 के तहत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 15 देख लेते हैं। किस बौद्ध संगति में अभिधम पिटक का संकलन किया गया? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तृतीय बौद्ध संगति में। ठीक है, तो अभिधम पिटक का संकलन जो है थर्ड बौद्ध संगति में इसके दौरान किया गया था, और ये 247 ईसा पूर्व में या अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में इसका आयोजन किया गया था। 16 देख लेते हैं हम। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक मुख्य कृषकों वाला जिला कौन सा है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मधुबनी। ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 17। तो बिहार का न्यूनतम नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला कौन सा है ये बताना है। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा समस्तीपुर। नेक्स्ट 18 देखते हैं। भारत में मोहम्मद गौरी को पहली बार किस शासक ने पराजित किया था? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भीम सेकंड ने इसको पराजित किया था। तो 1178-79 में मोहम्मद गौरी ने गुजरात की राजधानी अहिलवाड़ा पर आक्रमण किया था। ठीक है, उस समय गुजरात के चालुक्य वंशीय शासक भीम सेकंड, जिसको मूल राज सेकंड के नाम से भी जाना जाता है, उसे मोहम्मद गौरी को उसी ने पराजित कर दिया था। मोहम्मद गौरी की भारत में यह पहली पराजय थी। ये भी अगर क्वेश्चन बने या पूछा जाए इस तरीके से भी घुमा के कि मोहम्मद गौरी की भारत में पहली पराजय किसके हाथों हुई या कब हुई, तो 1978-79 में जब वो भारत पर आक्रमण किया तो भीम सेकंड या मूल राज सेकंड द्वारा इसको हराया गया था। नेक्स्ट 19 देख लेते हैं हम। 19 है बिहार में किस सिलसिले ने सर्वाधिक लोकप्रियता प्राप्त की? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फिरदौसी। ठीक है, नेक्स्ट 20 देख लेते हैं हम। बिहार की किस जेल के कैदियों ने विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार के लिए नंगी हड़ताल की? तो करेक्ट जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा छपरा में। ठीक है, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में जो ये हुआ था, ठीक है, तो इसी के दौरान छपरा जेल के कैदियों ने विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया। इस क्रम में उन्होंने नंगे रहकर विद्रोह प्रदर्शन किया, निर्वस्त्र रह के। ठीक है, सही यहाँ पे वर्ड का सिलेक्शन नहीं होगा, निर्वस्त्र। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 21। चलिए, भारत छोड़ो आंदोलन में किस जिले को अपराधी जिला घोषित किया गया था? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सारण जिले को। ठीक है,
चलिए, तो 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन चला था तो उसमें बिहार की भूमिका बहुत अग्रणी थी। इसमें याद रखें आप लोग, बिहार के सारण जिले को प्रदर्शन एवं उपद्रव के कारण विद्रोही जिला घोषित कर दिया गया था। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 22, ठीक है। यस, दियरा प्रदेश या दियरा क्षेत्र से क्या समझते हैं आप, ये बताना है। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बाढ़ क्षेत्र की विशेष आकृति, ठीक है। यहाँ इससे ये मतलब हो जाता है दियरा क्षेत्र से। नेक्स्ट 23, मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 के आरोपी में किसे फांसी दी गई थी। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खुदीराम बोस। और जब आप मुजफ्फरपुर आएंगे तो मुजफ्फरपुर सेंट्रल जेल जो है वो भी खुदीराम बोस केंद्रीय कारागार के नाम से यहाँ पे स्टैब्लिश्ड है। ये आप लोगों को मैं बता देता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। और वैसे एक चीज़ जो जानने वाली है, 30 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी द्वारा मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया। इस घटना के बाद खुदीराम बोस को फांसी की सजा दी गई थी। 24 देख लेते हैं हम। भारत वैगन एवं इंजीनियरिंग लिमिटेड की स्थापना कहाँ की गई। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोकामा में, ठीक है। नेक्स्ट 25 देख लें हम। कानपुर के युद्ध में कुंवर सिंह ने किस प्रमुख क्रांतिकारी को सहयोग दिया था। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाना साहेब को। ओके। 26, कुशेश्वर शिव मंदिर बिहार के किस जिले में स्थित है। करेक्ट ई हो जाएगा, क्योंकि कुशेश्वर शिव मंदिर जो बिहार के दरभंगा जिले में स्थित है और दरभंगा यहाँ ऑप्शन ए में नहीं है भैया, क्या समझें, इसीलिए इनमें से कोई भी नहीं होएगा। नेक्स्ट 27, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे द्वारा विकसित भारत के पहले स्वदेशी एंटीबॉडी परीक्षण किट का नाम क्या है, ये बताना है। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इलीशा, ठीक है। तो भारत का पहला स्वदेशी एंटीबॉडी परीक्षण किट जिसका नाम है इलीशा को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे द्वारा ये सफलतापूर्वक इसको विकसित किया गया है, इलीशा जिसका नाम है। नेक्स्ट 28 देख लें हम। हाल ही में नेपाल सरकार द्वारा जारी एक नए मानचित्र में काला पानी को नेपाल सीमा का क्षेत्र बताया गया है, जो विवाद का विषय बन रहा है, ठीक है। यह काला पानी क्षेत्र किस भारतीय राज्य में स्थित है, ये बताना है, ठीक है। तो करेक्ट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उत्तराखंड में ये क्षेत्र है। काला पानी क्षेत्र जो है उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में ये स्थित है, याद रखें आप लोग। नेक्स्ट 29 देख लेते हैं। भारत का पहला ई रिसोर्स सेंटर और वर्चुअल कोर्ट किस शहर में शुरू किया गया। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नागपुर में। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम 30, हाल ही में किस राज्य ने बेरोजगार युवाओं के लिए होप पोर्टल लॉन्च किया है। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड ने, ठीक है। तो होप का जो फुल फॉर्म है यहाँ पे उत्तराखंड गवर्नमेंट जो यहाँ ये जो होप पोर्टल इन्होंने लॉन्च किया है, तो इसका जो फुल फॉर्म है हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर, इसका होप का फुल फॉर्म होता है हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर, ठीक है। इसका शुभारंभ किया, इसका उद्देश्य कुशल और अकुशल युवाओं का डाटाबेस बनाना तथा डाटाबेस के आधार पर रोजगार और स्वरोजगार का अवसर प्रदान करना, ये उनका मेन मोटो है। हाल ही में चर्चा में रहा नेत्रावली वन्यजीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, गोवा में नेत्रावली। 32 देख लें। बिहार सरकार ने कोरोना के प्रकोप को देखते हुए मंत्री, विधायक व विधान परिषद के वेतन में कितने प्रतिशत की कटौती का फैसला किया है। करेक्ट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 15%, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं 33 देख लें हम। कर्नाटक के हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है। करेक्ट जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे श्री सिद्धा रुद्धा स्वामी जी रेलवे स्टेशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 34, निम्नलिखित में से किस नाटक श्रृंखला ने एमी अवार्ड्स 2020 का खिताब जीता है। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सक्सेशन, ठीक है। तो सक्सेशन ड्रामा सीरीज एमी अवार्ड्स 2020 इन्होंने ही जीता है। 35 देख लें। निम्नलिखित में से किसे भारतीय दूरसंचार नियामक यानी ट्राई के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। पी.डी. वाघेला को इनका ट्राई का जो है अध्यक्ष के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। 36 पी.डी. वाघेला ट्राई का अध्यक्ष इनको नियुक्त किया गया है, याद रखें। 36 हाल ही में सभी वित्तीय बाजारों को निलंबित करने वाला दुनिया का पहला देश कौन है। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फिलीपींस, ठीक है। तो कोरोना वायरस फैलाने के कारण फिलीपींस सभी वित्तीय बाजारों को निलंबित करने वाला पहला देश बन गया है, फिलीपींस। 37 निम्नलिखित में से किस टीम ने रणजी ट्रॉफी 2020 का खिताब जीता। करेक्ट ऑप्शन नंबर डी, सौराष्ट्र, ठीक है। तो रणजी ट्रॉफी 2020 का खिताब सौराष्ट्र ने बंगाल को हराकर जीता है और यह सौराष्ट्र का पहला रणजी ट्रॉफी विन है, ये याद रखें आप लोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की ओर हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा 38,
अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा प्रकाशित नवीनतम विश्व ऊर्जा आंकड़े के अनुसार विश्व में बिजली उत्पादन के मामले में भारत का जो स्थान है वो क्या है, ये बताना है। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थर्ड पोजीशन है इंडिया का। ठीक है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी यानी IEA द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के हिसाब से ये जो रैंक दिया गया है वो इंडिया को थर्ड दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बढ़ते हैं 39। महिला उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए किस सोशल प्लेटफॉर्म ने प्रगति पहल की शुरुआत की? करेक्ट जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फेसबुक ने। ठीक है, 40 यूनिसेफ द्वारा हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार किस एशियाई देश में बाल कुपोषण तेजी से घटा है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश। 41 देख लेते हैं हम। हाल ही में विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी ग्लोबल सोशल सेलिब्रिटी इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान क्या है, ये बताना है। तो यहाँ जो करेक्ट हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 76वां हो जाएगा। ठीक है, तो वैश्विक सामाजिक गतिशीलन सूचकांक यानी सोशल मोबिलिटी इंडेक्स में 82 देशों को इसमें शामिल किया जाता है। ठीक है, जिसमें भारत का जो रैंक है वो 76 है, ये देख लें आप लोग। नेक्स्ट की ओर हम बढ़ेंगे 42। आइए, हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक बनाने वाले सबसे युवा क्रिकेटर कौन है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नसीम शाह। ठीक है, तो पाकिस्तान के 16 साल के जो ये बैट्समैन हैं जिनका नाम है नसीम शाह ने बांग्लादेश के अगेंस्ट हैट्रिक ली और इसके साथ ही ऐसा करने वाले वो सबसे युवा गेंदबाज भी बन गए। हैट्रिक बनाने वाले हैट्रिक बॉलर नसीम शाह। नेक्स्ट 43। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने वर्ष 2024 तक देश में कितने नए एयरपोर्ट बनाने की घोषणा की है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 100। ठीक है, चलिए 44। पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह जिनका हाल ही में निधन हो गया, निम्नलिखित से किस विभाग के मंत्री रह चुके हैं? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विदेश। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ विदेश मंत्रालय भी रह चुके हैं, रक्षा मंत्रालय के भी रह चुके हैं और वित्त मंत्रालय के भी ये रह चुके हैं जसवंत सिंह। नेक्स्ट 45 देख लें हम। वर्ष 2018-19 में सब्जी उत्पादन के मामले में भारत का कौन सा प्रथम स्थान रहा? करेक्ट जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल 2018-19 में सब्जी उत्पादन में देश में फर्स्ट रैंक पर रहा है और उत्तर प्रदेश का रैंक सेकंड है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 46 देख लें हम। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी द्वारा हाल ही में राष्ट्रीय राजमार्गों पर वृक्षारोपण की निगरानी के लिए शुरू किए गए मोबाइल ऐप का नाम क्या है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हरित पथ। 47 देख लेते हैं हम। ऑपरेशन ट्विस्ट निम्नलिखित में से किसकी पहल है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आरबीआई की। ठीक है, ऑपरेशन ट्विस्ट जो है आरबीआई की एक मौद्रिक नीति है। इस मौद्रिक नीति के तहत आरबीआई सरकार से लगातार बॉन्ड खरीदता है। इससे लंबी अवधि वाले लोन पर इंटरेस्ट रेट घटता है और कम अवधि वाले लोन पर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है। ठीक है, नेक्स्ट 48 हम देख लेते हैं। हाल ही में किस देश ने गांधी सिटीजनशिप एजुकेशन प्राइज को स्थापित करने की बात कही है? करेक्ट जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हो जाएगा, पुर्तगाल। ठीक है, चलिए 49 देख लेते हैं हम। गैर लाभकारी संस्था सेव द चिल्ड्रंस द्वारा जारी सिचुएशनल एनालिसिस ऑफ निमोनिया इन इंडिया रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे निमोनिया के सर्वाधिक मामले दर्ज किए गए हैं? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, तो गैर लाभकारी संस्था जो है सेव द चिल्ड्रन द्वारा जारी सिचुएशन एनालिसिस ऑफ निमोनिया इन इंडिया रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे जो है ना, इनमें निमोनिया के सर्वाधिक मामले 18.2% दर्ज किए गए हैं। ठीक है, और ये जो है मध्य प्रदेश में है इनका आंकड़ा ज़्यादा। नेक्स्ट 50 हम देख लें। सितंबर 2020 में हरियाली सुनिश्चित करने और पर्यावरण की रक्षा के लिए निम्न में से किस राज्य ने आई रखवाली ऐप को शुरू किया? करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए, पंजाब ने। 51 देख लेते हैं हम। यूनेस्को द्वारा किस शहर को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी का खिताब दिया गया है? करेक्ट ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद को। ठीक है, 52 देख लें। हाल ही में किन दो देशों के बीच रॉर ऑफ द सी नौसैनिक अभ्यास किया गया? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत और कतर के बीच में। 53 हाल ही में किसे आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया? आइवरी कोस्ट। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हमीद बकायोको। ठीक है, तो हमीद बकायोको को आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री के रूप में अभी हाल में ही इनको चुना गया है। 54 यस, वर्ष 2026 में 25वें शीतकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ किया जाएगा? करेक्ट जो है ऑप्शन नंबर डी, मिलान में। ठीक है, तो 2026 में जो है
25वां शीतकालीन ओलंपिक खेल जो है इसका आयोजन इटली के मिलान तथा कॉर्टेनिया डीएम्पेजो में किया जाएगा। ठीक है। 55 माई सेडिटस हार्ट पुस्तक के लेखक लेखिका या कौन है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अरुंधति रॉय। 56 भारत और किस देश ने 2025 तक द्विपक्षीय व्यापार $50 बिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंडोनेशिया। 57 देख लेते हैं। यांत्रिकी ऊर्जा की एसआई इकाई जो है वो क्या है, यहाँ पे ये बताना है। करेक्ट जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जूल हो जाएगा। तो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग को यांत्रिकी ऊर्जा कहा जाता है, ये याद रखें आप लोग। और इसकी जो इकाई होता है वो जूल होता है। ठीक है, एसआई इकाई जो होता है। 58 देख लेते हैं हम। किसी निश्चित तापमान पर सभी गैसों के अणुओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक राशि समान होती है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गतिज ऊर्जा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं 59। 59 क्या बोल रहा है? आधुनिक ऑटोमोबाइल के बाहरी रियर व्यू मिरर को चेतावनी के साथ चिन्हित किया जाता है। इस दर्पण में वस्तुएं दिखाई देने की तुलना में करीब होती हैं, ऐसा दर्पण कहता है। तो इसका मतलब क्या है, इसमें कौन सा दर्पण लगाया जाता है? तो करेक्ट जो होगा इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उत्तल दर्पण। ठीक है, तो उत्तल दर्पण में क्या होता है? आधुनिक ऑटोमोबाइल के रियर व्यू में लगाया जाता है उत्तल दर्पण, और इसमें जो है वार्निंग दिया जाता है कि ऑब्जेक्ट्स में क्लोजर देन दे अपीयर। ठीक है, कि जो भी वस्तुएं इसमें दिख रही हैं वो जितनी दूरी पे दिख रही हैं उससे ज़्यादा आपके करीब हो सकती हैं, तो एज अ वार्निंग वहाँ पे ये नोटिस लगाया जाता है। 60 देख लेते हैं हम। निष्क्रिय नाइट्रोजन और ऑर्गन गैस का उपयोग आमतौर पर बिजली के बल्बों में किया जाता है। इसका जो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रकाश तंतु के जीवन को बढ़ाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। 61 देख लेते हैं। एक मोबाइल फ़ोन चार्जर क्या काम करता है ये बताना है। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का काम करता है। ठीक है, 62 हम देख लें। 62 में क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से किस राशि का कोई मात्रक नहीं होता है? करेक्ट हो जाएगा यहाँ ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। ठीक है, अपेक्षक घनत्व जो है, अपेक्षक घनत्व बराबर वस्तु का घनत्व बट्टा 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व ये बढ़ जाता है। ठीक है, और विकृति जो है वस्तु की लंबाई में हुआ परिवर्तन बट्टा वास्तविक लंबाई ये होता है। अतः इन दोनों में कोई भी मात्रक नहीं होता है। ठीक है, इन दोनों में कोई भी मात्रक नहीं होता, तो यहाँ पे इनमें से एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, चलिए 63 हम देख लेते हैं। 63 क्या बोल रहा है? ओके सॉरी, ओहो ओके चलो 63 क्या बोल रहा है? किस उपग्रह की कक्षीय चाल किस किन पर निर्भर करता है? किन किन पर निर्भर करता है, यहाँ पे ये बेसिकली शायद बोलना चाह रहा है। आई एम सॉरी अगर मेरा प्रोनाउंसिएशन गलत हो या मैं यहाँ पे कुछ गलत बोल रहा हूँ, तो भाइयों बहनों मैं जो हूँ अपने आप को ज़्यादा समझदार नहीं समझता हूँ, तो अगर मेरी कहीं गलती हो तो प्लीज़ करेक्ट करें मेरे को कमेंट बॉक्स में आके। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं हमेशा करेक्ट हूँ। मेरे से ज़्यादा समझदार लोग जो मेरे सारे व्यूअर्स देख रहे हैं वो लोग हैं, तो अगर मैं कहीं भी रॉन्ग हूँ, कहीं भी गलत हूँ, प्लीज़ लेट मी करेक्ट इन द कमेंट बॉक्स। अपना बड़ा भाई समझ के कर लें या छोटा भाई समझ के कर लें, आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है। और अगर मेरे प्रोनाउंसिएशन में कोई भी गड़बड़ होती है, इंग्लिश हो या हिंदी हो, तो प्लीज़ 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 पार्डन मी। ठीक है, मुझे माफ़ कर दें उस समय के लिए, उस शब्द के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 63 का जो है, यहाँ पे किस उपग्रह की कक्षीय चाल किन किन पर निर्भर करती है? ठीक है, करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसके द्रव्यमान पर। ठीक है, चलिए 64 का बात करते हैं हम। ट्रांसफार्मर एक प्रकार का उपकरण है जो विद्युत पावर बढ़ाता है, वोल्टेज बढ़ाता है, वोल्टेज कम करता है, करंट वोल्टेज को मापता है। क्या काम है ट्रांसफार्मर का? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, वोल्टेज बढ़ाता है और वोल्टेज कम करता है ट्रांसफार्मर। ठीक, चलिए 65 देख लेते हैं हम। किस प्रक्रिया में गैस सीधे ठोस वस्तु में परिवर्तित हो जाता है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डिपोजिशन में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 66। निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन गैस वेल्डिंग में उपयोग किया जाता है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एसिटिलीन। तो एसिटिलीन गैस जो है, एसिटिलीन गैस वेल्डिंग में इसका उपयोग किया जाता है। अच्छा, एक बात और आप लोगों से मेरे को करनी थी। बहुत से बच्चे मतलब हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं कि तुम्हें पढ़ना नहीं आता है, पहले पढ़ना सीख लो, पहले हिंदी सीख लो, फिर पढ़ाओ, ये करो। तो भाई और बहनों का भी कमेंट आया है, भाइयों का भी आया है, तो मेरे को बस एक ही चीज़ बोलना है,
ब्रदर एंड सिस्टर, देयर इज नो वन इन द वर्ल्ड हु इज डैम परफेक्ट, ठीक है। किसी ना किसी में, हर किसी में थोड़ी बहुत 19-20 वाला बात होता ही होता है। मैं भी इंसान हूं, मैं अपने तरफ से बिल्कुल कोशिश करता हूं कि मिनिमम से मिनिमम, लीस्ट से लीस्ट मेरे से चूक हो, भूल हो, बट इंसान हूं। दूसरी बात, 150 क्वेश्चन का जो सेट होता है भाइयों बहनों, 150 क्वेश्चन का जो सेट होता है, इसमें एक आध क्वेश्चन ऊपर नीचे एरर हो सकते हैं, मेरे क्वेश्चन डिफरेंट हो सकते हैं, आप माइट भी आपने कहीं और पढ़ा हो वहां पे डिफरेंट हो सकता है। अगर मैं गलत हूं तो मैं तो बोल रहा हूं, अगर कोई भी क्वेश्चन में आपको एरर लगता है, आप जरूर कमेंट करके वो अपने सजेशंस रखें, अपने भाव रखें, यू आर फ्री टू डू, ठीक है। तो बट लेकिन सीधा कोई भाई बहन आते हैं हमारे नॉलेज पे, हमारे एजुकेशन पे उंगली उठाते हैं, तो भाई अब ऐसा है कि इंसान हूं, थोड़ी बहुत गलती हो जाती है, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। अब इससे ज़्यादा क्या ही बोल सकता हूं, ठीक है। और एक और मेरे को बात खलती है, कल एक भाई ने एक क्वेश्चन उठाया कि भाई इडुटीरिया, नहीं, दो भाइयों ने क्वेश्चन उठाया, इडुटीरिया जो है वो प्रवीण सर का है, वो अलग ही चैनल है, आप चला रहे हो, कॉपीराइट होगा, मतलब आप किससे परमिशन लेके चला रहे हो। तो भैया ऐसा है कि इडुटीरिया का मार्केट में बुक ही आता है, यू कैन गो एंड बाय देम, ठीक है। और एक भाई ने तो ये भी बोल दिया, ठीक है आप थंबनेल पे भी लगा रखे हो, तो भैया मैंने थंबनेल पे तो बुक का पोस्टर लगाया है, बगैर उसके किसी को कैसे समझ में आएगा कि मैं कौन सा चीज़ चला रहा हूँ। तो भाई ऐसा है, इन लोगों से मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, भाई पहले आप थोड़ा सा तो इस मामले में नॉलेज अर्जन कर ले, फिर आप किसी पे भी पोक आउट करें। चलिए, टाइम बहुत बर्बाद हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। 67 देख लेते हैं हम। 67 है हमारा, आधुनिक आवर्त सारणी की 5वीं आवर्त में कुल तत्वों की संख्या है, कितनी होती है बताना है। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 18 होता है, ठीक है। तो आधुनिक आवर्त सारणी की 5वां जो आवर्त जो है उसमें कुल 18 तत्व होते हैं, ठीक है। और विभिन्न आवर्तों में तत्वों की संख्या जो होती है, देखिए फर्स्ट आवर्त जो सारणी होती है उसमें 2 होता है, दूसरा आवर्त सारणी में 8 होता है, तीसरा आवर्त सारणी में 8 होता है, चौथा आवर्त सारणी में 18 होता है, ठीक है ना। और 5वां आवर्त सारणी में भी 18 होता है, और छठा आवर्त सारणी में इसका संख्या 32 हो जाता है, और 7वां आवर्त सारणी अपूर्ण होता है, ठीक है। चलिए 68 की ओर हम बढ़ते हैं। वस्तु की मात्रा बदलने पर निम्न में से क्या अपरिवर्तित रहता है। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घनत्व। ओके, चलिए 69, धुआं किस प्रकार का मिश्रण है। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एक तरल और एक ठोस के साथ मिश्रित गैस धुआं जो है इसका मिश्रण है, राइट। 70 देख लें हम। 70 बहुत सही। वे तत्व कौन से हैं जो कमरे के तापमान और मानक दाब पर तरल होते हैं। करेक्ट जो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्लोरीन, ठीक है। चलिए 71 देख लेते हैं हम। वायुमंडल में निम्नलिखित में से कौन सा गैस अम्लीय वर्षा के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा कि अम्लीय वर्षा के लिए जो है ना सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड कहाँ गया, हाँ, सल्फर के ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ये दोनों जिम्मेदार होते हैं उत्सर्जन के कारण के लिए, ठीक है, जो अम्ल उत्पन्न करके वातावरण में पानी के अणुओं के साथ प्रक्रिया करते हैं। तो ये दोनों हो जाएगा, तो इनमें एक से अधिक हो जाएगा हमारा करेक्ट। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं 72। बुलेट प्रूफ सामग्री बनाने के लिए, जो बुलेट प्रूफ कोई भी जो जैकेट हो या बुलेट प्रूफ कार के ऊपर जो शीशे की जो परत चढ़ती है, तो इसके लिए पॉलीमर के साथ किसका उपयोग किया जाता है। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पॉलीएथिलीन का, ठीक है, पॉलीमर के साथ पॉलीएथिलीन का इस्तेमाल किया जाता है। 73, सिंथेटिक कंबल, स्वेटर इत्यादि बनाने में जो ऊन के विकल्प के लिए के रूप में जो इस्तेमाल होने वाला जो पॉलीमरिक फाइबर है वो कौन सा होता है, ये बताना है। करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी, ओलोर्न, ठीक है। तो पॉलीसाइक्लोनिट्राइन या ओरलॉन सिंथेटिक कंबल, स्वेटर आदि बनाने के ऊन के विकल्प के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। चलिए 74 देख लें। निम्नलिखित में से किस हार्मोन में पेंटाइड श्रृंखला होती है। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंसुलिन में, राइट। 75 देख लेते हैं। खसरा यानी मिजल्स निम्न में से किसके कारण होता है। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वायरस के वजह से जो है ये होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 76, मानव पाचन तंत्र में पाचन की प्रक्रिया शुरू होती है कहाँ से, ये बताना है। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुख गुहा से ही स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट 77 देख लें हम। विभिन्न फसलों के लिए मिट्टी में मौजूदा सूक्ष्म पोषक तत्व निम्नलिखित में से कौन सा है। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मैग्नीज, ठीक है। तो सूक्ष्म पोषक तत्व में पोषक तत्व जो पेड़ पौधे के लिए जो कम मात्रा में ये जो है आवश्यक होती है, कम मात्रा में आवश्यक होती है लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत होती है, उसमें लोहा, मैग्नीज, तांबा,
मेलिब्डेनम, जस्ता, बोरॉन, क्लोरीन और निकेल सूक्ष्म पोषक तत्व जो होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं पौधों के लिए, ठीक है, मिट्टी में। नेक्स्ट 78 हम देख लें। मानव शरीर में मूत्र बहाव के रास्ते से आने वाले अंगों का सही अनुक्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? ठीक है, मानव शरीर में मूत्र बहाव के रास्ते में आने वाला अंगों का सही अनुक्रम क्या होगा ये बताना है। तो करेक्ट जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विक, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्र मार्ग। ठीक है, तो मानव शरीर में जो है मूत्र बहाव के रास्ते आने वाले अंगों का ये सही क्रम है। नेक्स्ट की ओर हम बढ़ेंगे। 79 निम्न में से कौन आंशिक जड़ परिजीवी है? करेक्ट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मशरूम। ठीक है, 80 देख लेते हैं हम। बदलते पर्यावरण परिस्थितियों में जानकारी के निम्नलिखित समूह में कौन निरंतर शरीर का तापमान बनाए रखता है? करेक्ट जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पक्षी। ठीक है, तो पक्षी जो है नियतापी या उष्ण रक्त वाले जीव होते हैं ये। वे होमोस्टेसिस नामक प्रक्रिया द्वारा निरंतर शरीर के तापमान को अपने एक जैसा बनाए रखते हैं। मछलियाँ, अभयचर और सरीसृप जो है कोल्ड ब्लडेड जीव ये होते हैं, याद रखें, जो कि वातावरण में इन्वायरमेंट के अनुसार अपना तापमान बदलते रहते हैं। ठीक, 81 देख लेते हैं हम। ये कूट का मिलान करता है, इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लूँ। ओके चलिए ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे सूचियाँ दी गई हैं। ठीक है, पहला में ग्रंथि, दूसरा में हार्मोन, यहाँ कूट मिलान करना है 81 का। इसका जो सही जो होगा ना कूट, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, तो अग्नाशय जो है ग्लूकोज हार्मोन, अग्नाशय जो हो जाएगा ग्लूकान हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट जो है B3 यानी कि प्यूटरी ग्रंथि जो है थायराइड उत्तेजक हार्मोन हो गया। उसके बाद जो है अधिविक जो है कोर्टिसोल हो गया, और फिर गुर्दे जो है विटामिन डी ए हो गया। ये हमारा सही कूट का मिलान है। 82 देख लेते हैं, थोड़ा सा इसको मैं जूम कर लूँ। इनफ, यस इनफ। ओके चलिए। हाँ, तो मानव रक्त का पीएच समान रूप से लगभग कितना होता है ये बताना है, मानव रक्त का, ह्यूमन ब्लड का। ठीक है, करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 7.5 से 8। ठीक है, तो 7.5 से 8 जो होता है ना, ये मानव रक्त का जो पीएच मान होता है। ठीक है, उसके बाद उसका देखिए, अब यहाँ पे मटेरियल और पीएच वैल्यू में बता दो। समुद्र का पानी जो होता है 8.4 होता है, मानव रक्त जो होता है 7.4 से 8 तक होता है, जो कि यहाँ पे 7.5 यहाँ दे रखा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा। दूध का होता है 6.4 हो जाएगा। मानव मूत्र जो होता है 6.0 हो जाता है, और शराब जो है 7 हो जाता है इसका पीएच वैल्यू। 83 देख लेते हैं हम। 83 में जो है मैथ्स के यहाँ से कुछ क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, जिसका मैं फटाफट से आंसर बताऊंगा। आप लोग कॉपी पेन लेके जरूर बैठें और इसको सॉल्व करें खुद से। ठीक है, तो 83 का जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व करके जरूर देखें, और हो सके तो उसका एक्सप्लेनेशन हमें कमेंट बॉक्स में दें। अगर जिन जिन का सही रहेगा, मैं उनका कमेंट जो है, आप लोग एक एक करें, कमेंट ना करें, एक जगह एक बार में कमेंट करें। अगर सारे जो आपको प्रॉब्लम्स हैं, जो आप किसी भी क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, तो एक जगह एक ही कमेंट में सारा लिखें, ताकि मैं आपका कमेंट जो है पिन कर सकूं, ताकि वो कमेंट हमेशा आपका टॉप पे रहेगा, दूसरों को दिखता रहेगा। ठीक है, 83 देख लेते हैं हम। दिया 83 क्या, 83 तो हो गया। ठीक है, 84 देखना है हमें। ठीक है, दिए गए श्रेणी में अगला पद ज्ञात करना है। इसका जो नेक्स्ट हो करेक्ट जो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट पद 105 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे 85। ओके चलिए। 12 आदमी एक काम को 8 दिन में पूरा करते हैं। काम आरंभ करने के 3 दिन बाद यह तय किया गया कि शेष कार्य 4 दिन में पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट हो जाएगा सी हो जाएगा करेक्ट। ठीक, नेक्स्ट 86 देख लें हम। 86 क्या बोल रहा है? जितने समय में एक खरगोश 5 छलांग लगाता है, उतनी देर में एक कुत्ता 3 छलांग लगाता है। यदि कुत्ते की एक छलांग में तय की गई दूरी खरगोश की 3 छलांग में लगाई गई दूरी बराबर हो, तो कुत्ते को खरगोश की चाल के अनुपात में कितना इसको ये होगा ये बताना है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 86 का, वो डी हो जाएगा, 9:5 का। ठीक है, इस रेशियो में हो जाएगा। 87 देख लेते हैं हम। 6,000 रुपये का 10% वार्षिक दर से 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 930 रुपीज़। ठीक है, 88 देख लेते हैं हम। एक कर्मचारी की मासिक आय में 8/3% वृद्धि करने पर उसे 720 रुपये अधिक मिलते हैं। उसकी मासिक आय कितनी है ये बताना है। करेक्ट जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा, 27,000 रुपये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं।
89। के की शादी जे से हुई, जे और जी एच एकमात्र बच्चे हैं, ठीक है, जे और जी एच के एकमात्र बच्चे हैं, एल एच का इकलौता दामाद है, के एच से कैसे संबंधित है ये बताना है। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बहू। 90 देख लें, तो 90 का जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप लोग लेते जाएं, स्क्रीनशॉट लेना बिल्कुल भी ना बोले, मैथ्स के क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेते जाएं और सॉल्व करके जरूर देखें। ठीक है, चलिए 91 देख लेते हैं हम। 91 क्या बोल रहा है, एक थैली में 25 पैसे, 10 पैसे तथा 5 पैसे के सिक्के 1:2:3 के अनुपात में हैं। यदि थैली में कुल धन 30 रुपये हो तो थैली में 25 पैसे कितने सिक्के हैं। करेक्ट जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 50। ठीक है, चलिए अब 92 से स्टार्ट करते हैं हम। आइए, 63 रुपीज़ प्रति केजी की चाय 90 रुपये प्रति केजी की चाय के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का क्रय मूल्य 72 रुपये किलोग्राम हो जाए। करेक्ट जो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2:1 में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 93। ग्रेट सैंडी मरुस्थल कहाँ स्थित है। ग्रेट सैंडी करेक्ट जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में है। 94 देख लेते हैं हम। निम्नलिखित घास के मैदान को मानचित्र के अनुसार उत्तर से दक्षिण क्रम में सजाएं। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है ना, तो पहले जो है उत्तर से सबसे पहले आ जाएगा लानोस, फिर सेल्वास, ठीक है, उसके बाद कैंपास, उसके बाद पंपास। नेक्स्ट 95। निम्न में से कौन सा देश क्षेत्र यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा नहीं है। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि आयरलैंड जो है गणराज्य जो है यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा नहीं है, आयरलैंड। ठीक है, सबसे पहले तो ये समझ जाएं, लेकिन उत्तरी आयरलैंड जो है ये यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा है, तो यहाँ पे उत्तरी आयरलैंड यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा है लेकिन आयरलैंड नहीं होता, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, सिर्फ अगर आयरलैंड है तो वो नहीं है, उत्तरी आयरलैंड इसका हिस्सा होता है। ठीक है, अब यूनाइटेड किंगडम में 4 देश क्षेत्र आते हैं, वेल्स, इंग्लैंड, उत्तरी आयरलैंड और स्कॉटलैंड। ठीक है, तो यहाँ पे एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, चलिए 96 देख लेते हैं हम। निम्न में से कौन सा देश स्थलरुद्ध है। तो करेक्ट जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया और स्विट्जरलैंड स्थलरुद्ध देश हैं, ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट जो होगा हमारा नेक्स्ट 97। ठीक है, हमारे सौरमंडल का दूसरा सबसे छोटा ग्रह कौन सा है ये बताना है। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मंगल। नेक्स्ट 98। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड अभयारण्य कहाँ स्थित है। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, महाराष्ट्र में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। 99। हाल ही में वन्य जीव की आबादी में भारी गिरावट देखी गई, इसके जिम्मेदारी का क्या कारण है ये बताना है। करेक्ट जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, जिसमें वनों की कटाई, आवास की हानि, ठीक है, जलवायु परिवर्तन और पशुओं का अवैध शिकार, ये सारे के सारे इसमें हमारे आ जाएंगे। नेक्स्ट की ओर हम बढ़ेंगे 100। यस, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार देश में कुल कितने मिलियन हेक्टेयर पर वन का क्षेत्र और वृक्ष आच्छादित क्षेत्र है। तो इसका जो करेक्ट हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 80.73। ठीक है, इतना क्षेत्र आच्छादित है। नेक्स्ट की ओर हम बढ़ेंगे 101। रियांग जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, त्रिपुरा में। नेक्स्ट 102। पूर्वोत्तर एक किस राज्य में से होकर कर्क रेखा गुजरती है। करेक्ट जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। ठीक है, तो कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, जिसमें 2 राज्य पूर्वोत्तर के हैं, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, और बाकी के जो 6 राज्य कौन कौन से आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि कौन कौन से हैं। नेक्स्ट 103 देखते हैं हम। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की सीमा निम्न में से किन देशों को स्पर्श करती है। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, तीनों को टच करती है ये। ओके, चलिए नेक्स्ट 104 देख लेते हैं। बिहार के भौगोलिक क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत हिस्से पर वनावरण जो है एवं वृक्षावरण है अवस्थित है ये बताना है। करेक्ट हो जाएगा डी, 9.89%। 105 देख लें हम। निम्न में से बिहार में कौन सी नदी गंगा में दक्षिण की ओर आकर नहीं मिलती। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कोसी। ठीक है, तो सोन, पुनपुन, कर्मनाशा, क्यूल नदी जो है गंगा में दक्षिण की ओर से आकर मिलती है, कोसी नहीं मिलती। नेक्स्ट की ओर हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट है 106। यहाँ पे कूट मिलान करना है
ओके चलिए, हाँ तो उद्योग है और नगर है और इसका मिलान करना है हमें, तो इसका जो करेक्ट जो मिलान हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि सारे के सारे बिल्कुल सही है। कागज एवं लुगदी जो है डालमिया नगर बिल्कुल भी सही है। सिगरेट जो है दिलबारपुर, ठीक है ये भी सही है, दिलदारपुर यहाँ पे हो जाएगा। प्लाईवुड जो है प्लाईवुड हाजीपुर बिल्कुल सही है, ठीक है। और जूट पूर्णिया ये बिल्कुल सही है। दिलबारपुर जो है दिलदारपुर हो जाएगा, ठीक है ये यहाँ पे आप लोग सही कर लें। और अगर मान लो मैं ही गलत हूँ, मैं दिलदारपुर गलत बोल रहा हूँ, तो लेट मी करेक्ट इन द कमेंट बॉक्स। प्लीज़ मेरे को ज़रूर करेक्ट करें अगर मैं गलत हूँ तो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 107, कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणी के बीच अवस्थित है ये बताना है। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी धौलाधर, ठीक है पीर पंजाल, ठीक है। तो कुल्लू घाटी जो हिमाचल प्रदेश के धौलाधर और पीर पंजाल पर्वत श्रेणी के बीच में अवस्थित है, ठीक है। 108 देख लेते हैं, गुप्त वंश का प्रमाण किस पौराणिक ग्रंथ से प्राप्त होता है। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वायु पुराण से। नेक्स्ट की ओर हम बढ़ेंगे 109, सैंधव सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन सा है। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि लोथल और सुरकोटदा दोनों जो हैं, लोथल और सुरकोटदा दोनों सैंधव सभ्यता के बंदरगाह नगर में से दोनों हैं, ठीक है। उत्तर वैदिक काल में वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी श्रमण, ठीक है। नेक्स्ट की ओर हम बढ़ेंगे 111 में क्या बोल रहा है, बौद्ध ग्रंथ में पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पाली भाषा में। नेक्स्ट की ओर हम बढ़ेंगे 112, अशोक के द्वारा स्थापित शिलालेख कहाँ से नहीं मिले हैं। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पाटलिपुत्र से अशोक के द्वारा स्थापित शिलालेख नहीं मिले हैं। 113 देख लें, सातवाहन काल में प्रचलित मुद्रा किस धातु के बने थे। करेक्ट जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पोटीन के, ठीक है। तो पोटीन की बनी मुद्रा सातवाहन काल में प्रचलित थी, ठीक है। नेक्स्ट की ओर हम बढ़ते हैं 114, चंद्रगुप्त प्रथम ने संवत का आरंभ किस उपलक्ष्य में किया था। करेक्ट जो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर अपने राज्यरोहण के स्मारक के रूप में, ठीक है। चलिए कब किया था, 319 ईस्वी में इन्होंने किया था अपने राज्यरोहण के स्मारक के रूप में। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं 115, क्या बोल रहा है 115 देख लें, तो वह अंतिम बौद्ध शासक जो संस्कृत का महान विद्वान व लेखक था कौन है। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हर्षवर्धन हो जाएगा। नेक्स्ट की ओर हम बढ़ेंगे, नेक्स्ट हमारा है 116, ओके यस, निम्नलिखित में किस क्षेत्र में रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू की गई थी। करेक्ट जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। क्यों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि रैयतवाड़ी बंदोबस्त जो है बम्बई और मद्रास के क्षेत्रों में दोनों में लागू की गई थी, मुंबई मद्रास दोनों में, ठीक है। 117 हम देख लेते हैं, भगत जवाहरमल ने किस विद्रोह आंदोलन का नेतृत्व किया था। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कूका विद्रोह, ठीक है। नेक्स्ट की ओर हम बढ़ेंगे 118, सबसे पहले है ना, सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग किन महानुभाव ने किया था ये बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दयानंद सरस्वती ने सबसे पहले इस शब्द का इस्तेमाल किया था। 119 देख लें हम, 119 हमारा क्या बोल रहा है, प्रार्थना समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1867 में, ठीक है। चलिए 120 देख लेते हैं हम, नरबली प्रथा समाप्त करने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को जाता है। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड हार्डिंग फर्स्ट को। 121, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दादा भाई नौरोजी के द्वारा। 122 देख लें हम, किसने कांग्रेस सम्मेलनों को 3 दिनों तक तमाशा कहा था, 3 दिनों का तमाशा कहा था, किसने कहा था ये बताना है। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अश्वनी कुमार दत्ता ने, ठीक है। अश्वनी कुमार दत्त ने कहा था कि कांग्रेस सम्मेलन 3 दिनों का तमाशा होता है। नेक्स्ट 123, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मुंबई में, ठीक है। तो 28 नवंबर 1885 को मुंबई में ये आयोजित किया गया था, ठीक है। किस स्कूल में आयोजित किया गया था ये आपको बताना है। निम्नलिखित में से कौन कभी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं चुने गए ये बताना है। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। 125, दी वे आउट नामक पैम्पलेट किसने जारी किया था। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा सी राजगोपालाचारी ने, ठीक है।
अब 126 देख लेते हैं, हरिजन सेवक संघ के संस्थापक कौन थे? करेक्ट जो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, घनश्याम दास बिड़ला। घनश्याम दास बिड़ला जो है हरिजन सेवक संघ के संस्थापक और अध्यक्ष थे। 127 कैबिनेट मिशन किसके नेतृत्व में भारत आया था? ठीक है, करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पैथिक लॉरेंस के अध्यक्षता में। ठीक है, 128 देख लेते हैं। 128 बोल रहा है, किसने भारत के विभाजन पर आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा था कांग्रेस नेतृत्व में उसके आंदोलनों को भेड़ियों के आगे फेंक दिया? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खान अब्दुल गफ्फार खान ने ये बात कही थी। 129 देख लें, किसने सविनय अवज्ञा आंदोलन के समर्थन में त्रिचनापल्ली से वेदारम नामक सत्याग्रहियों की यात्रा का नेतृत्व किया था? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सी राजगोपालाचारी ने। 130 फ्री हिंदुस्तान नामक पत्र की शुरुआत निम्न में से किसने की थी? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तारकनाथ दास द्वारा। ठीक है, 131 देख लें, भारत में सबसे पहला कारखाना फ्रांसीसियों ने कहाँ पे स्टैब्लिश किया था? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सूरत में। तो भारत में सबसे पहला कारखाना फ्रांसीसियों ने 1668 में इन्होंने स्टैब्लिश किया था। ठीक है, और कहाँ? सूरत में इन्होंने स्टैब्लिश किया था। 132 बंगाल के निम्न में से किस नवाब के समय में ब्लैक होल की ट्रेजेडी जो हुई थी, ब्लैक होल की घटना ये कब हुई थी, किसके समय में हुई थी? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सिराजुद्दौला के समय में। ठीक है, तो ब्लैक होल की घटना जो है बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के समय में हुई थी और कलकत्ता के किले पर आक्रमण करके उस समय 20 जून 1756 को सिराजुद्दौला ने एक छोटी सी काल कोठरी में 146 अंग्रेजों को बंद कर दिया था, जिसमें से केवल 23 ही जिंदा बच के नेक्स्ट डे बाहर आ पाए, क्योंकि इतनी उस समय गर्मी थी। ये जो है ना, उस समय जून जुलाई का महीना चल रहा था, इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि सफोकेशन और घुटन से बाकी सारे मर गए और सिर्फ 23 ही जिंदा बचे से, जिसमें से एक जो था ना, उसने ये सारी स्टोरी बताई थी कैसे कैसे सिराजुद्दौला ने क्या क्या किया था। नेक्स्ट, निम्न में से किसने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इंदौर के होलकर ने सहायक संधि इन्होंने स्वीकार नहीं की थी। 34 देख लें, 134 सिंध का अंग्रेजी राज में विलय कब किया गया? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1843 में। ठीक है, अब 135 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन दादा भाई नौरोजी के धन के निष्कासन सिद्धांत में विश्वास नहीं करता था? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सर सैयद अहमद खां जो है दादा भाई नौरोजी के धन के निष्कासन सिद्धांत में ये बिलीव नहीं करते थे। 136 गांधी जी के दांडी मार्च के समय भारत का वायसराय कौन था? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लॉर्ड इरविन। गांधी जी के दांडी मार्च के समय भारत का वायसराय लॉर्ड इरविन था। 137 किस शासक द्वारा स्थायी सेना रखने एवं उसके लिए नकद वेतन दिए जाने की शुरुआत की? करेक्ट ऑप्शन नंबर डी, अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, 138 देख लें हम, प्रथम बंगाल मराठा युद्ध की समाप्ति किस संधि के साथ हुई थी? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट आंग्ला मराठा युद्ध की समाप्ति सालाबाई की संधि के साथ हुई थी और यह संधि अंग्रेज और राघोबा यानी रघुनाथ राव के बीच ये संधि हुई थी। ठीक है, तो कौन सा संधि? सालाबाई की संधि में। नेक्स्ट 139 दीवाने मुस्तखराज विभाग की स्थापना किस शासक द्वारा की गई थी? करेक्ट जो यहाँ हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा भू राजस्व व्यवस्था में सुधार के लिए दीवाने मुस्तखराज विभाग की स्थापना की गई थी। 140 शासन जनता के समर्थन पर आधारित होनी चाहिए, दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले इस सिद्धांत को प्रतिपादन किया था किसने? ये बताना है। करेक्ट जो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा जाएगा, जलालुद्दीन खिलजी ने। ठीक है, तो जलालुद्दीन खिलजी ने सबसे पहले यह विचार रखा, उसने सहिष्णुता की नीति अपनाकर बलबन के काल की कठोरता को कम करने की कोशिश की और ये कहा कि दिल्ली जो है शासन जो है ये जनता के समर्थन पर आधारित होनी चाहिए। 141 देख लेते हैं, यूएनडीपी ने अपनी पहली मानव विकास रिपोर्ट किस वर्ष प्रकाशित की थी? करेक्ट यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1990 में। 142 देख लें, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन यानी NFSM की शुरुआत किस वर्ष की गई? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 2007 में। 143 देख लेते हैं हम, निम्न में से कौन मौद्रिक नीति का गुणात्मक उपकरण नहीं है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, खुले बाजार की क्रिया। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख लें 144 भारत सरकार की राजकोषीय नीति के अंतर्गत निम्नलिखित में से संबंधित नीतियाँ शामिल
होती हैं, कौन सी शामिल होगी ये बताना है। तो करेक्ट जो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी इसका करेक्ट हो जाएगा। सार्वजनिक व्यय, करारोपण, सार्वजनिक ऋण और हीनानाथ प्रबंध, ये सारे के सारे करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट 145 देख लेते हैं। वैश्विक वित्तीय स्थिति रिपोर्ट कौन जारी करता है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF। 146 गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना के तहत दिया गया था? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 6th, ठीक है, 6ठी के तहत दिया गया था। 147 देख लें। निम्न में से क्या राजस्व व्यय के अंतर्गत शामिल नहीं होता है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ब्याज भुगतान, ठीक है, उसके बाद सब्सिडी और राज्यों का अनुदान, ये जो है राजस्व व्यय के अंतर्गत शामिल नहीं होता है। अब यहाँ पे हम देख लें 148। निम्नलिखित में से किसे अंतर्राष्ट्रीय करेंसी के रूप में कागज स्वर्ण के नाम से जाना जाता है? ठीक है, गोल्ड पेपर, कागजी स्वर्ण, ठीक है, करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, SDR, ठीक है। तो SDR को पेपर गोल्ड या कागजी स्वर्ण के रूप में जाना जाता है। 149 देख लेते हैं। हमारा 149 में भारतीय आयात निर्यात बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1982 में भारतीय निर्यात आयात बैंक की स्थापना 1 जनवरी 1942 में की गई थी। इसका जो मेन एम था वो विदेशी व्यापार में जो है वित्त पोषण को बढ़ावा देना। 150 देख लें हम। आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन, सेवाओं पर कर लगाने की सिफारिश सर्वप्रथम किस समिति ने की थी? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चलैया समिति ने, ठीक है। तो सेवाओं पर कर लगाने की सिफारिश सबसे पहले चलैया समिति ने की थी और भारत में सबसे पहला जो 1994-95 में 3 सेवाओं, टेलीफोन, बीमा तथा शेयर बाजार पर सेवा कर जो है इन्होंने ही लगाया था। तो ये था आज का हमारा एडुटीरिया का सेट नंबर 10। उम्मीद करता हूँ ये सेट आप लोगों को पसंद आया। सेट पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। तो अभी के लिए बस इतना ही। आपको आज एक और सेट प्राप्त होगी, सेट नंबर 11, जो कि लगभग शाम में 7-8 बजे के आसपास अपलोड कर दी जाएगी। तो स्टे ट्यून्ड विद अस सेट नंबर 11 के लिए। और आप सभी को 27 तारीख के लिए बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट। और इस बार तोड़ देना है, ठीक है, बिल्कुल तोड़ देना है, एग्जाम क्रैक करना है इस बार, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना ही। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।